अभी हमने आप इस वीडियो में बताया कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। उसी हो आपके पेरेंट्स ने इस बात का ध्यान दिया है कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो उसी दिन उन्होंने उनके आंखों में आंसू आ गए थे और उसी दिन उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि आज के बाद से मैं अपनी तो वहाँ पे आए और रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। निशाना लगाना है, बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो सारे लोगों का जवाब था कि किसी को डाली दिख रही है, किसी को चिड़िया की पंख दिख रही है, किसी को चिड़िया की पैर दिख रही है। से मेरा सिलेक्शन हुआ, टॉप मेरा फर्स्ट रैंक आया था इसरो के रिटन एग्जामिनेशन। वेलकम गाइस, ये हमारा चैनल है जिसमें हम हमारी एक विनम्र कोशिश है कि ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर के आए जो हमारी सोसाइटी से मेहनत करके आगे बढ़े हैं और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो हमारे बीच से हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल की है। उनके स्ट्रगल से, उनकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, यही हमारा मोटो है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस तरह के वीडियो से आप लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुंचा पाए जो आपके लाइफ में भी आपको सक्सेस होने में, आपके लाइफ को और अच्छा बनाने में मदद करेगी। तो आज हमारे गेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर इनायतुल्लाह अंसारी। ही बिलोंग्स टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अभी वो इसरो में है और इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है और इनकी ज्वाइनिंग 2 साल पहले हुई है। इससे पहले कि उसके बारे में और जाने, उनसे डायरेक्ट रूबरू होते हैं। मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे सामने इनायतुल्लाह अंसारी। हाय दोस्तों, मैं इनायतुल्लाह अंसारी और मैं अभी इसरो में VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट कार्यरत हूँ। तो जैसा कि अभी आफ्ताब भाई ने आपको बताया, मैं एक यूपी के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम है देवरिया और उस देवरिया में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है तेलिया कला। मैं उस छोटे से तेलिया कला से यहाँ तक आया हूँ। तो उस तेलिया कला से यहाँ तक आने का मैं सफ़र आपको बताऊँगा। तो इससे पहले आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी इनका करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी कहाँ काम कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के वर्क से रिलेटेड इनका काम है, किस तरह का अचीवमेंट, किस तरह के मिशन से ये जुड़े हुए हैं। पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या मेहनत की है और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इनायतुल्लाह अंसारी और अभी मैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ट्रिवेंड्रम में एज अ टेक्निकल असिस्टेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिवीज़न में कार्यरत हूँ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिवीज़न का मेन टारगेट क्या है, फोकस क्या है कि हम जो PSLV, GSLV और GSLV मार्क 3 जो तीनों जनरेशन के अपने सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, उसमें जो क्रायो स्टेज होता है, क्रायो स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम टैंक को रखते हैं, उस टैंक को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उस टैंक में जो फ्यूल फिलअप करते हैं, उस फ्यूल को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखने के लिए हम उसके आउटर लेयर पे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की कोटिंग करते हैं। मीन्स उसको TPS बोलते हैं। वो कोटिंग हमारे सेक्शन में हम लोग ही करते हैं और बहुत ही अच्छा योगदान है इस एरिया में। जी इनायत भाई, आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा। आप बता रहे थे कि आप केमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है केमिकल से। तो क्या अभी जो आप काम कर रहे हैं इसरो में, वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है कहीं? जी बिल्कुल, टोटल केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन से। जी जी जी, तो आपका प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बात बताइए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, फिर आपने कैसे क्या क्या हर्डल्स आए आपके टाइम में और आप कैसे कैसे और क्या क्या उलझने थी जिसको आप सॉल्व करते हुए बढ़े। इससे आपको काफ़ी मतलब मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी फायदा होगा। उससे वो समझ पाएंगे कि आखिर हम अपने जीवन के जो कठिन वक्त हैं, कठिन समय में कैसे अपने आप को संभालें और एक नई जिंदगी शुरू करें। जैसा कि अभी हमने आप इस वीडियो में बताया कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। उसी गांव में 1998 में एक मदरसा कायम हुआ था। चूँकि इसमें उस टाइम मुस्लिम लोगों के पास उतनी एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, उतने वो लोग डेवलप नहीं थे और उर्दू अरबी की तालीम भी मुस्लिम लोगों को नहीं था। तो फिर गांव के जो सीनियर लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस गांव में मदरसे को कायम किया जाए, जिससे दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम
ग्रांट दी जा सकेगी। तो 1998 में मदरसा कायम हुआ था, जिस मदरसे का नाम रखा गया था मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम तेलिया कला देवरिया। तो इसका मतलब है कि आपने मदरसे से तालीम हासिल की, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज के टाइम में मदरसों में भी तालीम दी जाती है, ये एक खुशी की बात है और इसको लोगों को समझना चाहिए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर इस तरह की तालीम दी जा रही है। तो इससे पहले कि आप स्कूल एजुकेशन में जाए, आप थोड़ा जो है अपने फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली में कितने लोग हैं, आपके फादर क्या करते थे और अभी क्या कंडीशन है? जी, हम 5 भाई और एक बहन, हम सबसे छोटे हैं और मेरे पिताजी तो वो सिलाई का काम करते थे। सिलाई का काम करके हम सारे भाइयों को यहाँ तक लेके पहुँचाए। मेरे जो सबसे बड़े भैया हैं वो डॉक्टर भी हैं और उसके बाद से जो हमसे चौथे नंबर के ब्रदर हैं, मतलब सबको एजुकेटेड करते गए। सबसे बड़े भैया जो थे डॉक्टर बने, फिर उससे छोटे वाले 2 भैया लोग ग्रेजुएट किए, सिस्टर भी ग्रेजुएट की। 4th वाले भैया वो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए और वो भी अहमदाबाद में है। तो इसका मतलब ये है कि आप मैं ये समझ पा रहा हूँ कि चाहे फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी हो, आपके पेरेंट्स ने इस बात का ध्यान दिया है कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो आप चीज समझते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, देखिए ये बात मेरे अबू को समझ में आई जब वो एक समय की बात है, जब वो सिलाई करने के लिए दिल्ली गए थे। तो दिल्ली सिलाई करते टाइम उस टाइम इनकी एक किसी सीनियर से दोस्ती हो गई थी, जो कि वो एयरफोर्स में कैप्टन थे। तो उन्होंने इनको ऑफर किया था कि अगर तुम हाई स्कूल पास हो तो तुमको हम एयरफोर्स में नौकरी देंगे। तो उस टाइम इनको बहुत धक्का लगा था कि अगर हम हाई स्कूल पास होते तो हमें नौकरी मिली होती। अच्छा, आपके फादर हाई स्कूल पास नहीं कर पाए? जी, वो 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। तो उसी दिन उन्होंने, उनके आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने उसी दिन उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि आज के बाद से मैं अपने बेटों को अंडर ग्रेजुएट तो कभी किसी कीमत पे नहीं रखूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। जी जी। तो उनका जो डिस्क्रिमिनेटिव थे वो किए, उसके बदले ये सारा प्रोसेस किए, उन्होंने स्ट्रगल किया, लाइफ में उन्होंने भी स्ट्रगल किया। चाहे जिस तरह की सिचुएशन आया, जैसे कटाई आई, सबको जी हर लेवल से उन्होंने मेहनत किया। मेहनत करके घर की जिम्मेदारी देखी, हम लोगों को पालना पोसना, उसके साथ साथ एजुकेशन भी देना, ये बहुत मायने रखता है एक मिडिल क्लास फैमिली। जी, हम लोग थोड़ा जल्दी मूव करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो का टाइम कम है, लोगों के पास उतना टाइम नहीं, इसलिए हम लोग क्विकली समर अप करेंगे। तो आप अपने हायर एजुकेशन के बारे में बताइए और फिर डायरेक्टली हम लोग आएंगे इंटरव्यू एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई होती है वो मदरसे से पढ़ाई होती है। उसके बाद से हम 9th और 10th पढ़ने के लिए गांव के या दूसरे स्कूल में चले गए। तो वहाँ से हमने अपना इंटरमीडिएट 2nd डिवीजन, और वो भी ठीक है 2nd डिवीजन था मैंने, लेकिन मैं कॉलेज टॉपर था। ओके। फिर उसके बाद से मैं इंटरमीडिएट करने के लिए +2 करने के लिए सिटी में चला गया। वहाँ पे भी मैं टॉप 5 में आया और अच्छे रैंक के साथ 1st डिवीजन के साथ मैं पास हुआ। फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया अपना डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम दिया, अच्छा रैंक आया और अच्छा कॉलेज मिला। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था और फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे उनका इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरा ड्रीम था केमिकल से इंजीनियरिंग करना और इसरो या DRDO में एज अ केमिकल इंजीनियर जॉब करना और अच्छे से टेक्नोलॉजी देना। हालांकि हर एरिया में टेक्नोलॉजी है, लेकिन केमिकल मेरा बेस्ट फील्ड था जिसमें मैं अपना पूरा योगदान दे सकता था। तो ठीक है, केमिकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिला। फिर उसके बाद से मैं उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं उसको रिकाउंसलिंग कराने के बाद से फिर मुझे दूसरे कॉलेज में केमिकल फाइनली मिल गया। मैं डिप्लोमा केमिकल। तो दूसरा कॉलेज जो मिला वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था, वो भी अच्छा कॉलेज था? दोनों अच्छे कॉलेज थे। ये भी आपका एक वहां पर लक का बोलेंगे कि आपको मौका मिला कि आप उसी फील्ड से कर पाए जिसमें आपको इंटरेस्ट था। ये अपने आप में बड़ी बात है। फाइनली मैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया, अभी ऑनर्स किया और मुझे टॉप 5 में वहाँ पे भी मुझे कॉलेज में टॉप 5 में प्लेस मिला था। फिर उसके बाद से मैं प्राइवेट मुझे कैंपस सिलेक्शन हो गया था क्योंकि मैं अच्छे रैंकर्स के कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले कैंपस सिलेक्शन हुआ था गुजरात के प्राइवेट कंपनी में। वहाँ पे मैं कुछ दिन तक काम किया। फिर उसके बाद से सोचा कि क्यों ना कुछ। किस तरह की कंपनी थी वो? ब्रोमीन की कंपनी थी। एक्चुअली सी वाटर से वो उसका काम था ब्रोमीन बनाना। जी जी जी। जो हेलोजेनस ग्रुप का एलिमेंट है ब्रोमीन, जो बहुत ही डेंजरस होता है। जो एक ब्रोमीन होता है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, फर्टिलाइजर में और फार्मास्यूटिकल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में वहाँ भी यूज होता है। जी। फर्दर आप जैसे कि उसके बाद जब आप प्राइवेट में थे तो वहाँ पर
क्या दिक्कतें आई, किस तरह के प्रॉब्लम्स को आप? वहाँ पे भी किस्मत की बात ये थी कि हम लोग 4 लोग कॉलेज से निकले थे और चारों लोग का एक ही कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। 4 लोग एक ही साथ डिप्लोमा भी कंप्लीट किए और कोइंसिडेंटली एक ही साथ जॉब भी करने लगे थे। बहुत अच्छी बात थी। उसमें से एक मेरे मित्र थे जो, ठीक है, वो टॉपर थे, कॉलेज टॉपर थे वो, तो उनके पास नॉलेज भी बहुत था क्योंकि उन्होंने ITI डिप्लोमा BSc MSc सब कंप्लीट करके रखा था। तो ऑब्वियसली उनके पास टैलेंट और नॉलेज तो रहेगा ही, नो डाउट। तो वो नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम, वो गवर्नमेंट के प्रिपरेशन के लिए अपना गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते थे, तैयारी करते थे। तो हम दोनों लोग आए BPCL कोच्चि, जो यहाँ पे केरल में है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो नवरत्न ग्रुप की कंपनी है। तो वहाँ पे आए और रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा रिटन क्वालिफाई ही नहीं हुआ, उनका रिटन क्वालिफाई हुआ। बट फॉर्चुनेटली कहिए, अनफॉर्चुनेटली कहिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू में। फिर हम लोग वापस रिटर्न गए थे, फिर अपना हार्डवर्क करते रहे। इसी बीच में उनको 2-3 जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुआ 2-3 जगह। फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ सेल्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो में। उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, मतलब कि एक होता है, उनको ये लगा कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड। हालांकि ऐसा नहीं होता, जॉब सबको मिल गया, आपके साथ रहते थे, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज हो गया, आपसे बात करने का तरीका, एटीट्यूड सब कुछ चेंज हो गया। तो फिर ये सब चीजें थोड़ी सी दिल पे लगी और हर्ट की, ईगो हर्ट हुआ। फिर हम तीनों, जो हमारे अदर तीनों रूममेट्स हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग भी जॉब लेके रहेंगे और इसको दिखा के रहेंगे। तो फाइनली यही हुआ। वो तो मेरे अदर जो 2 रूममेट्स है, वो भी एक IOCL में चला गया और एक CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो चेन्नई में, वहाँ वो भी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं इसी बीच में मैं 3-4 एग्जामिनेशन दिया, रिटन में क्वालिफाई हो जाता था, बट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। फिर मैंने अपना वीक पॉइंट फाइंड आउट किया कि मेरा वीकनेस है क्या, मुझे उसको वीक, क्योंकि जो फर्स्ट बैरियर था वो तो मैं क्रॉस कर ले रहा था, हर जगह मेरा रिटन क्वालिफाई हो जा रहा था, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपने वीक पॉइंट को, अपने अंदर की कमियों को देखा कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। इंटरव्यू में अगर मैं वो क्या चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ जो एग्जामिनर सुनना चाहता है, जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। फिर मैंने उसको फाइंड आउट किया, उस पर हार्ड वर्क किया, और कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, ये भी मेरे साथ हुआ। तो देखिए फाइनली मेरा सिलेक्शन एक पोस्ट पे हुआ इसरो में, और 17 पोस्ट था DRDM, उसमें भी मेरा 3rd पोजीशन था। तो ये इसरो में सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कैसे आप वो प्राइवेट कंपनी से किस तरह की प्रॉब्लम हुई? जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था, आपने बताया कि आप बहुत स्ट्रगल किए, उस वक्त आपको मैनेजर से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो थोड़ा अपने व्यूअर्स को बताएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा था, मेरा मैनेजर था, तो उसको छुट्टी के लिए गए क्योंकि एग्जाम तो मुझे देना ही था, और केरल आना 36 आवर की जर्नी फ्रॉम गुजरात टू त्रिवेंद्रम केरल, 36 आवर की बाई ट्रेन जर्नी थी। तो मैं गया छुट्टी के लिए अपने असिस्टेंट मैनेजर को बोलने के लिए कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे एग्जाम देने जाना है, और इरादों का एग्जाम है, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी है, आप भी जानते हैं, रिसर्च सेंटर इंडिया का लीडिंग रिसर्च सेंटर है। तो मुझे एग्जाम देने के लिए दिया जाना जाए। तो उन्होंने बोला कि तुम हर जगह एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, तुम नहीं जाओ, मैं तुमको छुट्टी नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर ठीक है, मैं एग्जाम तो देता हूँ, नो डाउट एग्जाम देता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी होता है और मैं बैरियर क्रॉस भी कर ले रहा हूँ। पहले तो मैं रिटन क्वालिफाई नहीं करता था, लेकिन अब वो बैरियर क्रॉस कर लिया तो मुझे जाना चाहिए। उन्होंने बोला मैं छुट्टी नहीं दूंगा। फिर स्ट्रगल किया, मैं उनसे बोला ठीक है, मैं छुट्टी आप नहीं देंगे फिर भी मैं जाऊँगा। तो चाहे उसके लिए पेमेंट काटना हो तो चाहे मेरा पेमेंट काटना चाहे काट सकते हैं। फिर उन्होंने मेरा पेमेंट भी 1 हफ्ते का काट ही लिया था। जी। फिर मैं जब रास्ते में आ रहा था, मेरे मित्रगण मिले जो अपने कॉलेज के टॉपर थे। उन्होंने बोला कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? हमने बोला भाई हम इसरो का पेपर देने जा रहे हैं। तो उन्होंने और भी 2-3 क्वेश्चन किए थे कि कितने पोस्ट है और कैसे जाओगे, कितने लोग जा रहे हो। हमने उनको बोला कि भाई देखिए 3 पोस्ट है, 2 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए। सिंस मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं लगता था कि मैं ओबीसी का एक ही सीट बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम 3 सीट के लिए उतनी दूर जा रहे हो, और उसके बाद से तुम आज ऑफिस में मैनेजर से थोड़ा सा बातचीत भी कर लिए। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, 3 सीट तो है, लेकिन मैं अपनी एक ओबीसी वाली सीट के लिए जा रहा हूँ, और मैं वापस उसी कीमत पे आऊंगा जब मैं वो सीट लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। ये डिटर्मिनेशन था आपके अंदर, और इसी के लिए आप स्ट्रगल किए और ये सारा रिस्क भी लिए। एक तो रिस्क भी था, आपकी प्राइवेट जॉब थी, आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पर जॉब का एक इम्पोर्टेंस था, आप उसको
नकारते हुए अपने डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, अपना गोल जो था, एम्बिशन था, उसको आप पूरा करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। दैट इज आल्सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। जी, एक्चुअली मुझे बचपन से सारे लोग बचपन में पढ़ाया जाता है, वो मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ाई जाती है, वो स्टोरी हमने भी पढ़ी हुई थी। जब वो द्रोणाचार्य अपने सारे पांडवों से पूछ रहे थे, चिड़िया की आंख में तीर लगाना था, द्रोणाचार्य सबसे पूछे थे, भीम से, अर्जुन से, इवन तो सारे पांडवों से पूछे थे कि भाई आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो सारे लोगों का जवाब था कि किसी को डाली दिख रही है, किसी को चिड़िया की पंख दिख रही है, किसी को चिड़िया की पैर दिख रही है। लेकिन जहाँ पे निशाना लगाना था, अर्जुन उसको निशाना लगा के बोले थे कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो ऐसा ही मेरा डिटर्मिनेशन था कि मुझे रास्ते में कितनी स्ट्रगल्स आनी है, कितना परेशानियां आना है, कितनी मुसीबत आनी है, वो मुझे चीज नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा था जो ओबीसी की सीट है वो मेरी है। करेक्ट। फाइनली मैं ट्रेन में भी बहुत स्ट्रगल किया, वेटिंग सीट पे आया, सीट नहीं मिला। फिर कोइंसिडेंटली मैं रेडीमेड कार्ड, संडे को यहाँ पे मेरा पेपर था, संडे को पूरा ट्रेवंड्रम बंद रहता है, जो मुझे पता नहीं था। जी। फिर एडमिट कार्ड के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। जैसे जैसे मैं स्ट्रगल करता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता था। जनरली लोगों का क्या होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो लोग ऐसा फील करते हैं कि लगता है मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, और फिर वो ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, शायद ये मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन आपके साथ था कि आप उससे और एनर्जाइज हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे, एंड यू स्टार्टेड। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैं दे रहा था, जितना ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे साथ डिफिकल्टीज आती जा रही है, और उसको मैं फेस करते जा रहा हूँ, मैच्योर होते जा रहा हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी हाई होते जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल हाई हुआ। फाइनली मैं आया यहाँ पे, रिटन एग्जामिनेशन दिया, अपना बेस्ट दिया। 2 घंटे का क्वेश्चन था, 2 घंटे का टाइम था, 70 क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग भी था। 70 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने 65% अटेम्प्ट किया था। फिर उस अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं चला गया, फिर मैं रिजल्ट का वेट करता रहा। तो वो लड़का जो जब इंटरव्यू का मेरा फाइनल, उसके बाद से मेरा सिलेक्शन हुआ, टॉप मेरा फर्स्ट रैंक आया था इसरो के रिटन एग्जामिनेशन। अच्छा, आपका फर्स्ट रैंक था? जी, मेरा इसरो के रिटन एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक था। फिर उसके बाद से जब इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आया, इंटरव्यू के लिए मैं खुद वही असिस्टेंट मैनेजर, उस टाइम देखिए उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था, वही असिस्टेंट मैनेजर मेरे पास आया। उसको जब ये पता लगा कि इसका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया और उसने फर्स्ट रैंक पाया है, तो वो मेरे पास आया मुझसे छुट्टी के पूछने के लिए कि तुमको एग्जामिनेशन इंटरव्यू देने जाना है, कब जाना है, बताओ, तुम्हारी छुट्टी लगानी है। तो ये होता है जब आप रियली प्रूव करते हैं अपने आप को, तो सारे लोग आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। ये भी एक लेसन है जी। तो फाइनली जब मैं स्किल टेस्ट के लिए आया, स्किल टेस्ट में भी यहाँ पे टोटल 7 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे 3 सीट के लिए, और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। तो वहाँ भी मैं आगे देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी कम्पीट करना ही है। फिर मैं कंटिन्यूसली, उससे पहले मुझे 1 महीने का टाइम मिल गया था इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर भी किया था अपने आप को इंटरव्यू के लिए। फिर मैं आया यहाँ पे, अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी अपना बेस्ट दिया। इंटरव्यू भी नहीं दिया बल्कि इंटरव्यू में अपना बेस्ट दिया, ये कह लीजिए, क्योंकि 7 कैंडिडेट से उसमें भी कंप्लीट करना था। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद जब रिटर्न गया, फिर मैं जाके असिस्टेंट मैनेजर बोला ठीक है कंपनी ज्वाइन करो, मैं फिर से अगेन कंपनी ज्वाइन कर लिया। फिर वेट करता रहा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का। तो कोइंसिडेंटली जिस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया, उस दिन वो लड़का मेरे ही साथ मेरे शिफ्ट में काम कर रहा था। जब उसको ये बात पता चला था कि हाँ इस लड़के का सिलेक्शन हो गया है, फाइनली ये सिलेक्ट हो ही गया इसमें, तो वो लड़का बोल रहा था, उस दिन मुझे डिमोरलाइज कर रहा था कि तुम 3 सीट के लिए क्यों जा रहे हो, उतनी दूर क्यों जा रहे हो, कंपनी में ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर से झगड़ा करके क्यों जा रहे हो। लेकिन आज उस लड़के का एटीट्यूड बिहेवियर चेंज हो गया था, वो भी बोल रहा था कि हाँ तुमने अच्छा किया था और अच्छा डिसीजन लिया था। जो तुम मतलब अब समझ आया कि तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि भाई लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल आए, गिव अप नहीं देना है। स्ट्रगल आएगी, आपको मेच्योर करने के लिए आएगी, आपको पीछे धक्का देने के लिए नहीं आएगी। आप मेच्योर होंगे, आपको स्ट्रगल करेंगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेस होंगे। सो थैंक यू गाइस। तो ये थे हमारे इसरो में काम कर रहे अनायतुल्लाह अंसारी, आप इनसे बात कर रहे थे और आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल्स आया उससे डिमोरलाइज नहीं हो करके बल्कि अपने आप को और इम्प्रूव किया, उससे सीख लेते हुए, मैच्योर होते हुए और अपना काम किया। तो इस तरह से हम इस तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट,
सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और हमारे कमेंट्स कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम इस तरह के वीडियोस और बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।